हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज का सेशन जो है वो करंट अफेयर्स पे है। हम करंट अफेयर्स के जो एमसीक्यूज़ हैं 50 एमसीक्यूज़ हैं अराउंड, वो लेके आए हैं इस सेशन में। और ये आपको पूरा जून कवर कर लेगा। पूरा जून का ऑलमोस्ट हमने कोशिश किया है कि जून का जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ है वो इस सेशन में कवर कर ले। और अभी देखिए, अब तो जो कन्फ्यूज़न था कि एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे इस साल, वो भी दूर हो गया बिकॉज आरआरबी का नोटिफिकेशन आ गया, एपीएस आरआरबी का नोटिफिकेशन आ गया। अभी जस्ट अभी कुछ दिनों में जैसे कि न्यूज़ आ रहा है कि एसबीआई का भी पीओ का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर आईपीएस भी आ जाएगा। तो तैयारी पूरे ज़ोरों से स्टार्ट कर दीजिए, लग जाइए मेहनत करने में। और हमारे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि हम यहाँ पे आपके लिए बेस्ट जो जो भी बेस्ट है एग्ज़ाम से रिलेटेड वो लेके आते हैं। अभी जो लेक्चर्स चल रहे हैं जनरल अवेयरनेस के लिए, तो वो उसको फॉलो कीजिए। और ये करंट अफेयर्स का भी हम करंट लेके आएंगे आगे। हमने जनरल अवेयरनेस का भी एमसीक्यूज़ हमने वो भी वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। करीब अराउंड 100 एमसीक्यूज़ हैं जनरल अवेयरनेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड हैं आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम में आने आएंगे, उसमें एक्सपेक्टेड हैं तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द ग्रोथ इन रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया इन ईयर 2019-20। तो 2000 भारत के लिए 2019-20 में जीडीपी कितना था, ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस है 5%, 4.7%, 4.5%, 4.2%। आंसर है आपका दोस्तों 4.2%, जो कम हो गया है लास्ट ईयर से। चलिए देखते हैं जो हमने की नोट्स इसके लिए तैयार किए हैं, वो की नोट्स डिटेल में पढ़ लेते हैं। इंग्लिश में मैं एक बार पहले रीड कर लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, फिर उसको हिंदी में हम लोग समझ लेंगे। तो नोट्स हैं, द नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हैज़ रिलीज्ड द प्रोविजनल एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20। As per the data, the Indian economy grew by 4.2% in the year 2019-20 as compared to the 6.1% growth in 2018-19। तो जो जो जीडीपी का जो भी डाटा रिलीज किया है वो रिलीज किया है नेशनल स्टैटिकल ऑफिस एनएसओ और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इनने 2019-20 के लिए जो ग्रोथ रेट है हमारे इंडिया का, उसके लिए एक डाटा रिलीज किया है। इसके अनुसार क्या बताया गया है कि 2019-20 में 4.2% हमारा इकोनॉमिक ग्रो करेगा, जो कि लास्ट ईयर जो कि 2018-19 था उसमें 6.1% से कम है। कम होने का रीज़न भी है, अभी देखिए कोरोना का एपिडेमिक पूरा चल रहा है चारों तरफ, तो हमारा इकोनॉमी पूरा अभी नीचे चला गया है, पूरे वर्ल्ड का ही चला गया है, तो ये कम होना अभी लाजमी भी है। दिस जीडीपी ग्रोथ रेट इज सेट टू बी द लोएस्ट इन पास्ट 11 ईयर। तो जो ये जीडीपी ग्रोथ रेट है 4.2% का, वो लास्ट 11 साल में सबसे कम है। ऑल्सो ड्यूरिंग द जनवरी मार्च quarter of the year 2019-20, the growth rate of GDP fell to 3.1%. The per capita income had a growth of 3.1% during 2019-20 as against 4.8% in the previous year। तो जो हमारा पर कैपिटा इनकम है वो भी नीचे चला गया है। वो कितना है, 3.1% था 2019-20 के लिए, जो कि लास्ट ईयर के 4.8% से कम है। और जो फाइनल क्वार्टर था 2019-20 का जनवरी मार्च में, उसका भी जो हमारा जीडीपी है वो भी कम हो गया है। तो ओवरऑल जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कम हुआ है भारत का, 2019-20 में कम रहेगा, ऐसा प्रेडिक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द विच मेजर टेक्नोलॉजी कंपनी हैज लॉन्च्ड अ न्यू एप्लीकेशन नेम सोदर टू हेल्प पीपल मेंटेन डिस्टेंसिंग। तो किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने, बहुत बड़ी जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है, उसने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए, उस पर काम करने के लिए। अभी कोरोना में जो जितने भी हम लोग बात करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, उसके लिए ऐप्स लॉन्च हुए हैं। तो ये जो नया ऐप लॉन्च हुआ है सोदर, ये किस कंपनी ने लॉन्च किया है। ऑप्शन देखते हैं, फेसबुक, अमेजन, गूगल, एप्पल। तो आंसर है गूगल। गूगल ने ये ऐप लॉन्च किया है। नोट्स देख लेते हैं। Major technology firm Google has launched a new application named Soder to help people maintain social distancing. The application uses augmented reality for this purpose. It creates a visual boundary using the user's smartphone camera and show who is breaching that distance.
on a real-time basis. Earlier, the UN Technology Innovation Labs released a free mobile social distancing app 1.5 which use Bluetooth signal. तो दोस्तों ये ऐप जो है वो क्या है, ये कैसे काम करता है, वो उसके बारे में बताया गया है इस नोट्स में। तो वो काम करता है ऑगमेंटेड रियलिटी पे। ये आपके स्मार्टफोन का कैमरा का यूज़ करेगा और एक विजुअल बाउंड्री बनाएगा, एक काल्पनिक बाउंड्री बनाएगा। कोई भी जो लोग है, जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो मानक तय किया गया है, उसको अगर ब्रीच करता है तो ये आपको अलार्म करेगा, ये आपको सचेत करेगा कि देखिए आपका जो सोशल डिस्टेंसिंग ब्रीच है वो उसको ब्रीच किया गया है, उसके नज़दीक नहीं जाइए, उनसे डिस्टेंस बना के रखिए। यही इस ऐप का काम है और इसे गूगल ने लॉन्च किया है। इससे पहले यूएन टेक्नोलॉजी इनोवेशन लैब्स ने भी एक फ्री मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, उसका नाम था 1.5। वो भी सेम काम करता था, बट उसका जो वो यूज़ करता था किसको, तो ब्लूटूथ सिग्नल को। और ये कैसे, ये किस चीज़ को यूज़ करता है, तो आपके स्मार्टफोन कैमरा को यूज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ स्कीम लॉन्च्ड बाय द उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड लोन्स टू द माइग्रेट वर्कर्स। तो जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है उसने एक स्कीम शुरू किया है, जो प्रवासी मजदूर है, जो मजदूर बाहर रहते थे वापस आ गए हैं इस कोरोना एपिडेमिक के लिए, एपिडेमिक में वापस आए हैं बहुत सारे मजदूर, आप न्यूज़ में भी देख रहे होंगे। उनके लिए उत्तराखंड सरकार ने एक लोन स्कीम लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है? ऑप्शंस है मुख्यमंत्री समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री यात्रा योजना, मुख्यमंत्री प्रवासी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। आंसर है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। The state government of Uttarakhand has recently launched a scheme called Mukhyamantri Swarojgar Yojana to provide loans to the migrant worker amid COVID-19 pandemic. Under the scheme, Uttarakhand government will provide loan worth 25 lakhs in the manufacturing sector and the 10 lakhs in the service sector. The migrant worker who are returning to the state are eligible to apply for the loans that will be provided by nationalized bank, scheduled commercial bank and cooperative banks. तो जो ये स्कीम है, ये लोन स्कीम है, उसके अंतर्गत 25 लाख मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दिया जाएगा और 10 लाख जो है वो सर्विस सेक्टर को दिया जाएगा। जो भी माइग्रेट वर्कर है, जो भी वो एलिजिबल है इस लोन को अप्लाई करने के लिए, किसके द्वारा दिया जाएगा ये भी बताया गया है इस स्कीम में। तो दिया जाएगा ऑल नेशनलाइज्ड बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक्स द्वारा दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। Ashwani Bhatia has been appointed as the new managing director of which Indian public sector bank? तो कौन से भारतीय पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए नई जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एमडी, उनका नियुक्ति किया गया है अश्वनी भाटिया। वो किस पब्लिक सेक्टर बैंक की नई मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त हुई हैं? ऑप्शन है पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो एसबीआई की नई एमडी नियुक्त हुई हैं अश्वनी भाटिया जी। The bank's board bureau (BBB) has recently recommended the appointment for the top level position of 3 public sector bank. तो BBB बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, इनका ही काम है ये सारे जो हाई लेवल जो एमडी, सीईओ या मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं उनको अपॉइंट करना, इनका ये बीबीबी का काम है। तो इन्होंने रिकमेंड किया है टॉप लेवल पोजीशन ऑफ 3 पब्लिक सेक्टर बैंक, जो 3 पीएसयूज बैंक हैं उनके चेंज किया है। वो कौन कौन है देख लेते हैं। तो अश्वनी भाटिया जी जो है वो नेक्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। वो पहले डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। इसके अलावा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है मातम वेंकट रॉय जी को, और जो इंडियन ओवरसीज बैंक है उनके एमडी एंड सीईओ बनाया गया है पीपी सेन गुप्ता जी को। तो इस तरह से 3 पब्लिक सेक्टर बैंक के जो चेंज हुए हैं इनको आप याद कर लीजिए। ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जो भी रिसेंटली चेंज होते हैं वो एग्जाम में रहते ही हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे 2020? तो जो वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है 2020, उसका थीम क्या है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए दोस्तों, मिल्क कनेक्टिंग नेशंस, ऑप्शन बी इज मिल्क फॉर ऑल, मिल्क फॉर एसडीजीज, 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। तो इन चारों में से कौन सा थीम था इस बार वर्ल्ड मिल्क डे 2020 के लिए? आंसर देखते हैं। तो आंसर है डी, 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। तो वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 जून को। पूरे वर्ल्ड में किसके द्वारा मनाया जाता है? तो WHO के द्वारा मनाया जाता है। ये कब स्टार्ट हुआ था? 2001 में हुआ था, इसलिए इसका 20वां सालगिरह मनाया गया है इस बार, और ये इस बार थीम भी था। तो चलिए इसके लिए जो इसमें बताया गया है वो देखते हैं।
The Food and Agriculture Organization FAO of the United Nations choose June 1st as the World Milk Day to highlight the role of milk and to publicize activities connected with milk and the milk industry. This year, the overreaching theme is 20th anniversary of World Milk Day. A virtual campaign rally named Enjoy Dairy Rally was held from May 29 to 31st. तो जो ये वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया इस बार, उसमें एक वर्चुअल कैंपेन रैली भी शुरुआत आयोजित किया गया जिसका नाम था एंजॉय डेयरी रैली। ये 29 टू 31 मई तक मनाया गया और ये किसके द्वारा, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफओ जो WHO की एक संस्था है उसके द्वारा ये शुरू किया गया था। इसका जो ये वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है वो इसलिए मनाया जाता है जो दूध और दूध प्रोडक्ट्स से जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उनका ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए सब चीज़ें की जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है। Trionychide that was seen in news recently belongs to which species? Spider, snake, turtle, oil, correct answer is turtle। कछुआ का ये स्पीसीज है, ये रेयर स्पीसीज है जो कि एक उड़ीसा के एक डिस्ट्रिक्ट है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे इसे एक मछुआरे द्वारा पकड़ा गया था ड्यूली डैम में। तो ये जो बताया गया इस टर्टल के बारे में, जो रेयर स्पीसीज है इसके बारे में बताया गया कि ये नॉर्मली अफ्रीका, एशिया और नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। जो मैक्सिमम वेट इसका 30 kg तक हो सकता है और जो 50 साल तक ये जीवित भी रह सकता है। तो इसको पकड़ा गया और फिर से इसको रेस्क्यू कर दिया गया, मतलब छोड़ दिया गया उसी ड्यूली डैम में, इसीलिए चर्चा में था। ये उड़ीसा में पाया गया था और ये कछुआ का एक प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, What is the name of the technology-based platform launched by the Indian Prime Minister for MSME? तो MSME जो सेक्टर है उसके लिए एक टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। उसका नाम क्या है? ऑप्शन देखते हैं, चैंपियंस, जीवन, निर्भर, उद्योग। आंसर है चैंपियंस। MSME के लिए एक नया लैब जो प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया उसका नाम है चैंपियंस। चैंपियंस स्टैंड फॉर, चैंपियन का जो फुल फॉर्म है वो देखते हैं, वो क्या है। क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग एंड आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। कभी कभी एब्रिविएशन भी पूछ लेता है, टर्मिनोलॉजी भी पूछ लेता है, तो इसको याद कीजिएगा। MSME में भी रिसेंटली चेंजेस हुए हैं कुछ 1 जून से, वो भी हमने कवर किया, एक वीडियो MSME के लिए हमारे चैनल पर भी आया है, आप उसको ज़रूर रेफ़र कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी अभी जानना जरूरी है। उसमें डिटेल हमने डिस्कस किया है MSME जो चेंजेस आया उसके बारे में, और यहाँ भी MSME के बारे में बताया गया है कि नया जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है वो, ठीक है। ये क्या क्या काम करता है, तो ग्रेवियंस रिड्रेसल का काम करता है, फाइनेंशियल एक्सेस परमिशन एमॉन्ग ऑल अदर विल बी एड्रेस्ड इन द प्लेटफॉर्म। और ये लेटेस्ट कम्युनिकेशन टूल्स भी प्रोवाइड करता है MSME से रिलेटेड जो भी है, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्लेटफॉर्म पे काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द यूनियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ ड्राइव टू इशू किसान क्रेडिट कार्ड टू विच कैटेगरी ऑफ फार्मर्स। जो हमारा यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने KCC के लिए किस कैटेगरी ऑफ फार्मर्स के लिए एक नया लॉन्च किया है, एक ड्राइव KCC इशू करने के लिए किस कैटेगरी ऑफ फार्मर्स के लिए है। तो ऑप्शंस देखते हैं, डेयरी फार्मर्स, पोल्ट्री फार्मर्स, हॉर्टिकल्चर फार्मर्स और पिसिकल्चरल फार्मर्स। आंसर है डेयरी फार्मर्स। द यूनियन गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड किसान क्रेडिट कार्ड कैंपेन टू हेल्प डेयरी फार्मर्स। द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड किसान क्रेडिट कार्ड to about 1.5 crore dairy farmers who belongs to milk unions and milk producing companies। तो जो रिसेंटली लॉन्च किया है वो डेयरी फार्मर्स के लिए लॉन्च किया गया है। इनको KCC प्रोवाइड करने के लिए एक रिसेंटली एक ड्राइव का लॉन्च किया गया है। इसका जो लक्ष्य है वो है 1.5 करोड़ डेयरी फार्मर्स को 31 जुलाई तक इस स्पेशल ड्राइव के अंदर KCC प्रोवाइड करना। इसमें मिल्क यूनियन और मिल्क प्रोड्यूसिंग कंपनीज भी ऐड होंगी, ठीक है। और ये प्रधानमंत्री जी का जो एक आत्मनिर्भर भारत पैकेज है इसके अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है। ये भारत के जो बैंक्स है वो प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज मेड आधार कार्ड मैंडेटरी फॉर सर्विसेज लाइक सलून एंड ब्यूटी पार्लर्स टू द फैसिलिटेट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। कौन सा राज्य ऐसा है जिन्होंने सलून एंड ब्यूटी पार्लर्स के लिए आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया है।
कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग बोलते हैं जैसे अभी कोरोना एपिडेमिक जो चल रहा है, इसमें आप हर जगह देखिएगा जो लॉकडाउन छूटा है उसके बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम है। कहीं भी आप जाइएगा किसी भी मॉल में, वहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, आपका डिटेल्स लिया जा रहा है। वो इसलिए लिया जा रहा है कि अगर कोई भी मतलब कोई भी अगर ऐसा केस पाया जाता है जैसे कोरोना इफेक्टिव केस हो, तो हम उन लोगों को ट्रेस कर सके, गवर्नमेंट उन लोगों को आसानी से ट्रेस कर सके जो उस दिन या उस टाइम में उस जगह पे मौजूद थे। इसी को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बोला जाता है। तो देखते हैं, ऑप्शन है केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ऑप्शन है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु सरकार ने जितने भी सलून्स वगैरह हैं उसके लिए आधार कार्ड मैंडेटरी किया है। किस चीज़ के लिए? तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए। वही चीज़ बताया गया है इस नोट्स में, वही चीज़ है कि जो आफ्टर लॉकडाउन के बाद जो भी सलून और स्पाज ओपन हो रहे हैं उनके लिए आधार कार्ड फैसिलिटीज़ मैंडेटरी किया गया। जो उनके कस्टमर आएंगे उनको आधार कार्ड लेना मैंडेटरी है। साथ ही साथ उनका नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस आपको रिकॉर्ड में रखना है। जितने भी सलून्स हैं उन लोगों को रखना है। और अदर सैनिटाइजर प्रोसेस भी प्रोवाइड किया जाएगा आफ्टर रिज्यूमिंग, वो भी प्रोवाइड करना है। और ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGOs हैज बीन कन्फर्म्ड विद द वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 बाय WHO। तो WHO द्वारा हर साल एक नो टोबैको डे अवार्ड दिया जाता है। इस साल वो किस NGO को मिला है? भारतीय NGO को मिला है। ये क्वेश्चन है। ये ऑप्शन देखिए, केयर इंडिया, गूंज, सीड्स, डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। आंसर है सीड्स। तो सीड्स को इस साल वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड मिला है दोस्तों। ये किस लिए दिया जाता है? तो पान मसाला, गुटखा, ई सिगरेट्स एंड हुक्का जो इसके अगेंस्ट जो काम करते हैं उसके लिए दिया जाता है। ये कब दिया गया था? तो मई 31 को ये दिया गया था। किसको मिला है? तो गूंज को, सीड्स को। और सीड्स काम करती है बिहार झारखंड में जितने भी बैन के लिए जो गुटखास, ई सिगरेट्स उसके लिए काम करती थी, इसलिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू लॉन्च अ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट। तो किस बैंक ने करंट अकाउंट ओपनिंग के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो फर्स्ट टाइम भारत में लॉन्च हुआ है? तो करंट अकाउंट होता है ऐसा अकाउंट जो बिजनेसमैन लोगों के लिए ओपन किया था, स्पेशली फॉर बिजनेसमैन पर्पस, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। अगर उसमें आप फंड रखेंगे उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। ये करंट अकाउंट होता है। तो इसके ओपनिंग के लिए फर्स्ट टाइम एक मोबाइल ऐप का लॉन्च किया गया, वो किस बैंक द्वारा किया गया है? ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस आप देखिए, ICICI, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक और HDFC। तो जो करेक्ट आंसर है वो इंडसइंड बैंक है। जो हमारा ये की नोट्स है इसमें यही बताया गया कि फर्स्ट टाइम ऐसा ये फर्स्ट बैंक है भारत का जिसने करंट अकाउंट ओपनिंग के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के द्वारा क्या होगा कि कोई भी अप्लाई कर सकता है, बिजनेसमैन इसके लिए, और रियल टाइम बेसिस पे सारे जो डॉक्यूमेंट उन्होंने अपलोड किए हैं वो कैप्चर करके कुछ ही घंटों में अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। फैसिलिटीज़ है। ये इंडस कॉर्पोरेट मोबाइल ऐप है एक इंडसइंड बैंक का, उसके साथ ये काम करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज साइंड म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट MLSA विथ विच कंट्री। तो भारत ने किस देश के साथ MLSA साइन किया है, जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट डिफेंस से रिलेटेड होता है। किसके साथ किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है ये भारत ने। ये अभी During his first ever virtual bilateral summit with the Australian head, the Prime Minister of India Narendra Modi signed a landmark agreement related to defense। तो ये पहली बार वर्चुअल बायलैटरल समिट हुआ है। वर्चुअली मतलब जो ऑनलाइन हम लोग करते हैं, बिकॉज ये अभी कोरोना की वजह से सारे जितने भी ये समिट्स हो रहे हैं वो वर्चुअल ही हो रहे हैं। इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एग्रीमेंट साइन किया है जो ये डिफेंस से रिलेटेड है, जो MLS है। इसके अंतर्गत क्या है कि दोनों देशों के बीच मिलिट्री सप्लाईज को लेके किया गया है कॉन्ट्रैक्ट। जो रिपेयर और रिप्लेसमेंट, जो मिलिट्री सप्लाईज है, मिलिट्री इक्विपमेंट्स है, उसका रिपेयर और रिप्लेसमेंट के लिए किया गया। दोनों देश एक दूसरे के साथ करते हैं। इससे पहले इस तरह का जो एग्रीमेंट है वो भारत ने पहले 3 देशों के साथ कर चुका है, जो अमेरिका, फ्रांस और सिंगापुर के साथ कर चुका है। इसी के साथ साथ भारत ने एक और जो एग्रीमेंट साइन किया है वो है कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, CECA।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इंडिया हैज बीन नेम्ड द EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020। तो किस भारतीय को EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? आंसर देखते हैं, दीपेंद्र गोयल, रितेश अग्रवाल, किरण मजूमदार, 100, उदय कोटक। तो किरण मजूमदार 100 को मिला है ये EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020। तो जो किरण मजूमदार 100 है वो बीकन कंपनी है, उनकी चेयरपर्सन है, उनको ये अवार्ड दिया गया है। ये बायोटेक रिलेटेड कंपनी है। इनको किस लिए दिया गया है? तो लाइफ सेविंग मेडिसिन, अफोर्डेबल लाइफ सेविंग मेडिसिन इन्होंने बनाया है वर्ल्ड वाइड, इसके लिए इनको ये अवार्ड मिला गया है। ये थर्ड इंडियन है जिनको ये प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है आफ्टर नारायण मूर्ति ऑफ इन्फोसिस एंड उदय कोटक ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। और ये सेकेंड वुमेन है वर्ल्ड वाइड, सिर्फ दूसरी महिला है पूरे वर्ल्ड में जिनको ये ग्लोबल अवार्ड दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हु इज द ओनली इंडियन टू बी रैंक्ड इन द फोर्ब्स 20 लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी। तो दोस्तों जो फोर्ब्स हर साल कुछ लिस्ट निकालती है, उसमें इस साल उन्होंने निकाला है हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी, जो वर्ल्ड के जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो सबसे ज़्यादा जिनको पे किया जाता है, जिनको सबसे ज़्यादा इनकम है, उस लिस्ट में कौन इकलौते भारतीय का नाम है? आंसर देखिए, आंसर है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार जो इकलौते भारतीय सेलिब्रिटी है जिनको वर्ल्ड हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी के फोर्ब्स लिस्ट में नाम दिया गया है। तो जो अक्षय कुमार हैं वो, उनका जो रैंक है इस लिस्ट में वो 52वां है और उनका टोटल इनकम है $48.5 मिलियन। जो फर्स्ट इस रैंक में जो फर्स्ट रैंक है वो है अमेरिका की मीडिया पर्सन बिजनेसमैन काइली जेनर, ठीक है। और जो सेकंड है वो है म्यूजिशियन, वो भी अमेरिका के म्यूजिशियन है, काइने वेस्ट। उसके बाद इसका जो टेनिस प्लेयर है रॉजर फेडरर, और उसके बाद फुटबॉलर स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड लियोनेल मेसी का नाम है। तो ये फोर्ब्स लिस्ट में इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है हमें? तो भारत का याद रखना है कि वो अक्षय कुमार हैं, 52 रैंक है, और फर्स्ट और सेकंड याद रखना है जो इस लिस्ट में है, बाकी पूछता नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्पंदन इज अ कैंपेन लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट? यूटी। तो किस भारतीय राज्य ने स्पंदन नामक कैंपेन लॉन्च किया है? आंसर देखते हैं, आंसर इज छत्तीसगढ़। चलिए स्पंदन जो कैंपेन है वो क्या है, वो किसके लिए लॉन्च किया गया? तो छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। ये स्पंदन जो है वो फोकस है जो सुसाइड वाले जैसे इंसिडेंट होते हैं, स्पेशली इन्वॉल्विंग पुलिस पर्सनल, पुलिस के जो अधिकारी या उनके जो कर्मी हैं, उनके सुसाइड वाले केस रोकने के लिए इस लॉन्च किया गया है। तो इंस्ट्रक्शन वेर इश्यूड टू द सीनियर ऑफिसर्स टू स्ट्रिक्टली फॉलो द गाइडलाइन रिगार्डिंग काउंसलिंग एंड द मेडिकल ट्रीटमेंट टू डिप्रेस्ड ऑफिसर स्टाफ बाय द साइकियाट्रिस्ट और द फिजियोलॉजिस्ट इन द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। तो ये स्ट्रिक्टली एक गाइडलाइन इशू किया गया है सीनियर ऑफिसर्स को कि भैया जो डिप्रेस्ड हैं पुलिसकर्मी, उनका इलाज किया जाए अच्छे से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे। योगा क्लासेस ऑल्सो अरेंज किया जाए। जो ये सारा लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया? क्योंकि 50 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों ने पिछले 2 साल में छत्तीसगढ़ में सुसाइड किया, तो उसके लिए सरकार ने, गवर्नमेंट ने एक ये स्पंदन लॉन्च किया गया। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STPI इज एन ऑटोनोमस सोसाइटी अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री? STPI जो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, वो किस यूनियन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? तो आंसर देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। इसके बारे में क्या काम है और इसके बारे में थोड़ा नोट्स है वो देख लेते हैं। STPI एन ऑटोनोमस सोसाइटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेटेड इट्स 29th फाउंडेशन डे ऑन June 5, 2020। तो जो STPI है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन के अंतर्गत, और उसने जून 5 को अपना 29वां फाउंडेशन डे मनाया। ये जून 5, 1991 को इस्टेब्लिश किया गया था, और ये उसके बाद से ये कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ग्रोथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, विच इकोनॉमिक मेजर्स ऑफ इंडिया रिसेंटली सर्ज टू एन ऑल टाइम हाई ऑफ USD 493.48 बिलियन? तो हमारा कौन सा ऐसा इकोनॉमिक मेजर्स है जिसने
अभी तक का सबसे हाईली जो सर्ज्ड है वो रिकॉर्ड किया है। आंसर देखते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। नोट्स देखिए, एज पर द रिसेंट नोटिफिकेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रेज्ड 3.43 billion to an all-time high of USD 493.48 billion. The reserve announced were recorded in the week ended May 29, 2020 in the previous week. The forex reserve has raised to USD 490.44 billion. The major component of the overall reserve, foreign currency assets, increased to USD 455.21 billion, gold reserve at 32.682 billion, and India's reserve position with the IMF at USD 4.16 बिलियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, विच इंडियन स्टेट हैज अप्रूव्ड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन टू रिक्रूट वर्कर फ्रॉम द स्टेट ऑफ द क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स। तो क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स के लिए किस राज्य ने BRO को, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को ये परमिट दिया है कि आप हमारे यहाँ से वर्कर्स को रिक्रूट कर सकते हैं क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स के लिए। देखते हैं क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स क्या है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। पहले आंसर देख लेते हैं, झारखंड। तो झारखंड ऐसा राज्य है जिसने ये परमिशन दिया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को कि आप हमारे यहाँ से क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स के लिए वर्कर रिक्रूट कर सकते हैं। देखिए, तो अब इसके बारे में कुछ की नोट्स है वो देख लेते हैं। द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड हेमंत सोरेन हैज अप्रूव्ड द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन टू रिक्रूट ओवर 11,800 वर्कर फ्रॉम द स्टेट फॉर द क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स। तो जो हमारे हेमंत सोरेन जी हैं, मुख्यमंत्री झारखंड के, उन्होंने ये क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स के लिए परमिशन दिया है कि आप हमारे यहाँ से 11,800 वर्कर्स तकरीबन रिक्रूट कर सकते हैं। किसको दिया गया है, तो BRO को, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को। तो क्रिटिकल एरियाज कहाँ कहाँ है वो देख लेते हैं। तो चाइना बॉर्डर इन लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये क्रिटिकल क्षेत्र हैं। यहाँ पे काम करने के लिए कुछ स्पेशल परमिशन लिया जाता है राज्य सरकार से। तो उन्होंने, राज्य सरकार ने ये इसको किया है, और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, जो पहली बार ऐसा एक MOU साइन करेगा ये राज्य BRO के साथ कि आप उन जो वर्कर्स आप ले जा रहे हैं उनका वेलफेयर, उनका वहाँ पे अच्छे से देखभाल किया जाए, अच्छे से उनका रख रखाव किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिलीज इट्स फ्लैगशिप ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट। कौन सा ऐसा इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जिन्होंने अपना ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट रिलीज किया है? आंसर है वर्ल्ड बैंक। तो की नोट्स देख लेते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट्स इज द फ्लैगशिप रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का ये फ्लैगशिप रिपोर्ट है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट रिलीज, इंडियाज इकोनॉमी इज एस्टिमेटेड टू contracted by 3.2% in the current fiscal year 2020-21। तो जो ये रिपोर्ट रिलीज किया गया है उसमें 3.2% इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगा करंट फिजिकल ईयर में, जो 2020-2021 है। इसमें ये भी उम्मीद लगाया गया है कि जो नेक्स्ट फिजिकल ईयर वो इसमें 3.1% ग्रोथ रहेगा भारत का। चलिए जो उससे आगे देखते हैं। इन द अर्लियर रिपोर्ट रिलीज इन अप्रैल, द GDP ग्रोथ रेट फॉर दिस फिजिकल ईयर वाज प्रेडिक्टेड एट 1.5% टू 2.8% ग्रोथ। जो पहले इसके अर्लियर जो ये किया गया था उसमें इसको 1.5% और 2.8% इसका ग्रोथ रेट एस्टिमेट किया गया था, ठीक है, प्रेडिक्ट किया गया था। The growth rate of next year was also earlier predicted at 6.1%. The report also highlighted that global economy will contracted by 5.2% in 2020. तो जो ये रिपोर्ट है उसमें ये भी बताया गया है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो 5.2% 2020 में रहने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भगजन ऑयल वेल ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड दैट वाज seen in news recently is located in which state? किस राज्य में स्थित है ये ऑयल वेल? तो आंसर देखते हैं, आसाम। द भजन ऑयल वेल ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड लोकेटेड इन द तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ अपर असम हैज बीन लीकिंग फॉर द मोर देन 14 days। तो असम में जो ये ऑयल वेल है 14 दिनों से ज़्यादा लीक कर रहा था, इसीलिए अभी बहुत चर्चा में रहा है। रिसेंटली द ऑयल वेल caught massive fire. A team of National Disaster Response Force has reached the place. The Bagjan well is adjacent to the ridge
बायोडाइवर्सिटी फील्ड डिब्रू सिकोवा नेशनल पार्क ऑफ आसाम। द इंडियन एयरफोर्स एंड द आर्मी आर असिस्टेड टू द फायर फाइटिंग ऑपरेशंस। तो जो ये अभी जो ये तेल का कुआं है वो अभी रिसेंटली इसमें आग हो गया था लीक की वजह से। तो ये सारा इसके जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस टीम एनडीआरएफ है वहाँ पहुंची और इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने भी इसमें फायर फाइटिंग में हेल्प किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। GERD डैम, द डैम क्लेम टू बी अफ्रीका's largest हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम इज लोकेटेड इन विच कंट्री। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है अफ्रीका का हाईएस्ट वो गर्ड डैम वो किस देश में स्थित है। आंसर देखते हैं इथोपिया। ये डैम है जो अफ्रीका का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है वो इथोपिया में स्थित है। द ग्रैंड इथोपियन रिनेसेंस डैम GERD is the most massive project of the Ethiopia at a cost of 6.46 billion USD. The dam is located on the Blue Nile and its construction began in 2011. 2011 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया। Recently, the Nile Basin countries Ethiopia, Egypt, and Sudan resumed negotiations. Egypt feared that the project will consist its water supply, while Ethiopia desired to become a major power exporter. Sudan has urged to two countries for the negotiations. तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज ड्रॉप फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर एमिड रेशियल प्रोफाइलिंग कंसर्न्स। तो किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने अपना फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर को रोक दिया है, उसको बंद कर दिया गया है ड्यू टू द रेशियल प्रोफाइलिंग कंसर्न। जो ये रंग भेद का जो अभी इंटरनेशनली जो ये बात चल रही थी, बहुत सारी बातें हुई, उसकी वजह से किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने अपना फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर को रोक दिया है। आंसर है IBM द्वारा एक ऐप लॉन्च करने वाले थे वो लोग। तो अभी जो रेशियल जो रंग भेद की जो बात चल रही थी वर्ल्ड वाइड, उसकी वजह से इसको रोक दिया गया है। की नोट्स देखिए। Major technology company IBM has dropped facial recognition software amid racial profiling concerns. The chief executive officer Arvind Krishna has notified the US Congress that IBM is not offered its the general purpose facial recognition or analysis software anymore. It is also firmly opposed the technology that is used for the mass surveillance, racial profiling and the violence of the basic human rights. तो जो ये ऐप लॉन्च होने वाला था IBM द्वारा, उसको रोक दिया गया है क्योंकि ये बेसिक ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन है, इसलिए इसको रोक दिया गया, इसको लॉन्च नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड अ बायोडाइवर्सिटी पार्क नेम सर्वधर्म वाटिका। तो किस सर्वधर्म वाटिका नाम से एक बायोडाइवर्सिटी पार्क की शुरुआत किया गया, वो किस राज्य द्वारा किया गया। आंसर देखते हैं उत्तराखंड द्वारा। The Forest Department of Uttarakhand has dedicated a biodiversity park in the Haldwani to the people of states and country. The park is named as the Sarvdharm Vatika, which span over 18 acres area with 40 different sections and 479 plant species associated with all regions. It also possesses living fossils and the soil museum that display the earth from tropical, subtropical temperature and alpine zones. It also has Jurassic Garden with various living plant families of Jurassic period. तो उत्तराखंड का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने एक बायोडाइवर्सिटी पार्क का इनॉग्रेशन किया है। वो कहाँ पे, हल्द्वानी में किया गया है। इसका नाम है सर्वधर्म वाटिका। ये 18 एकर्स में फैला हुआ है, 40 अलग अलग सेक्शंस है इसमें, और इसमें 479 प्लांट स्पेसीज हैं ऑल रीजन्स के। इसमें और भी जो लिविंग फॉसिल्स हैं और सॉयल म्यूजियम भी है, और इसमें जो जुरासिक गार्डन भी है, एक जुरासिक गार्डन में जिसमें अलग अलग लिविंग प्लांट फैमिलीज है, जुरासिक पीरियड के लिविंग प्लांट फैमिलीज को भी शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच शिप बिल्डर डिलीवर्ड द फास्ट पेट्रोल वेसल्स नेम्ड ICGS कर्नाटका बरुआ फॉर कोस्ट गार्ड। तो कोस्ट गार्ड के लिए एक नया फास्ट पेट्रोल वेसल्स नेम ICGS कनकलता बरुआ ये डिलीवर्ड किया गया है, वो किस शिप बिल्डर द्वारा डेवलप किया गया है। आंसर देखिए, गार्डन रिच सप्लाई शिप बिल्डर्स एंड द इंजीनियर्स। तो आंसर ए है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ये कोस्ट गार्ड के लिए एक फास्ट पेट्रोल वेसल्स को डिलीवर्ड किया है,
उसका नाम क्या है? तो ICGS कनकलता बरुआ। ठीक है, नेक्स्ट नोट्स देखते हैं इसका। तो नोट्स है दोस्तों, इंडियाज लीडिंग शिप बिल्डर कोलकाता बेस्ड गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स हैज रिसेंटली डिलीवर्ड द फास्ट पेट्रोल वेसल नेम्स ICGS कनकलता बरुआ. It is the fifth and final ship in the series of fast vessel patrol vessels for the Indian Coast Guard. This is also the 105th vessel delivered by the GRSE Shipyard, a state-owned defense enterprises. It had earlier delivered vessels in ICGS Priyadarshini, ICGS Annie Besant and ICGS Amrit Kaur in the series of the Coast Guard. तो जो ये GRSE है, ये कोलकाता बेस्ड एक शिप बिल्डर है, मतलब पानी वाले जहाज जो है उनका निर्माण का कार्य करती है। इन्होंने एक सीरीज को डिलीवर्ड करना था, जो 5 जो फास्ट पेट्रोल वेसल्स हैं उसके सीरीज में इन्होंने ये किया है। इससे पहले उन्होंने ICGS प्रियदर्शनी, ICGS एनी बेसेंट एंड ICGS अमृत कौर के नाम से वेसल्स भी डिलीवर्ड किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मोबाइल गेम एप्लीकेशन हैज बिकम द हाईएस्ट क्रॉसिंग गेम अक्रॉस द वर्ल्ड इन द मई 2020। मई 2020 में कौन सा मोबाइल गेम एप्लीकेशन जिन्होंने हाईली ग्रॉस मतलब सबसे ज़्यादा इनकम किया है वर्ल्ड वाइड? आंसर देखते हैं, पबजी मोबाइल्स। पबजी गेम जो है उसने हाईली मई 2020 में हाईली ग्रोस किया है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विच सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पार्टनर्ड विथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स टू ट्रेन यूथ्स इन ट्रेड्स एंड इंडस्ट्रियल स्किल्स? आंसर देखिए, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। तो जो हमारे भारत के यूथ हैं उनको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए प्रोवाइड करने के लिए किस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ने पार्टनर किया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ? तो वो है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। की नोट्स देख लेते हैं। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड हैज टाइड अप विद द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड नियर टू इट्स प्लांट टू ट्रेन यूथ इन सेवरल ट्रेड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। साउनी योजना वॉज लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट दैट एम्स टू प्रोवाइड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर? किस भारतीय राज्य द्वारा साउनी योजना का लॉन्च किया गया है ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने के लिए? ऑप्शंस आंसर देखते हैं। गुजरात द्वारा ये लॉन्च किया गया है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात हैज रिसेंटली अनाउंस्ड दैट द फेज 2 ऑफ द सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशंस साउनी योजना विल कंप्लीटेड बिफोर 15th of August। तो गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ये अनाउंस किया गया कि 15 अगस्त से पहले ये साउनी योजना है उसका सेकेंड फेज पूरा कर लिया जाए। द स्कीम वॉज लॉन्च्ड विथ एन एम ऑफ प्रोवाइडिंग एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर टू द स्टेट एंड मीट द ड्रिंकिंग वाटर एंड इरीगेशन रिक्वायरमेंट्स of Saurashtra and Kutch region from Narmada River. It is also expected to fill 115 water reservoir of arid Saurashtra and Kutch regions. The first phase of Saini Yojana has launched in the year 2016. जो इस योजना का जो फर्स्ट फेज था 2016 में लॉन्च किया गया था और ये मुख्यमंत्री द्वारा बोला गया है कि आप इसको 15 अगस्त से पहले जो सेकेंड फेज है उसको आप पूरा कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The recent reduction in custom duty on which product import is expected to the benefits अगरबत्ती manufacturers? आंसर है बाम्बू। किस प्रोडक्ट पे कस्टम ड्यूटी को कम किया गया है बेनिफिट के लिए? अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर्स। तो जो बांस है उस पर कस्टम ड्यूटी कम किया गया है। चलिए की नोट्स हैं वो देख लेते हैं जरा। एज पर द रिसेंट स्टेटमेंट फॉर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ indirect taxes and customs duty on bamboo imports by agarbatti manufacturers has been hiked from 10% to 25%. This is expected to encourage use of domestic bamboo by all industries. Earlier only the large agarbatti manufacturers were able to import bamboo at lower rate, but due to the reduction in import, farmers as well as MSME agarbatti manufacturers would be benefited. Moreover, uniform rate will help to prevent मिसयूज एंड द रेट रिलेटेड डिस्प्यूटेड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। विच ऑटोमोबाइल कंपनी इज सेट टू एग्जिट फ्रॉम इट्स यूएस बेस्ड ई बाइक कंपनी जेनजे एंड गिव अप कंट्रोल टू इट्स कोरियन सब्सिडरी
सैमसंग? आंसर है महिंद्रा एंड महिंद्रा. India's leading SUV and farm vehicle maker, Mahindra and Mahindra, announced that it is set to exit from its US-based e-bike company Zenze, as the firm suffered a substantial loss in the March quarter due to the losses of foreign subsidiaries. It is also set to give up control of its Korean subsidiary Ssangyong. The company said that it will stop investment in the loss-making Samsung firms. Mahindra and Mahindra also relooking all its ventures to reduce expenses. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ पीएम केयर फंड ट्रस्ट? तो पीएम केयर फंड ट्रस्ट के एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन कौन है? करेक्ट आंसर प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं इसके पीएम केयर फंड के एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन. The PM Care Funds that has the Prime Minister as the ex-officio chairperson. It has the Union Minister of Defense, Home and Finance, and its ex-officio trustees. The Prime Minister has the power of nominate 3 trustees to the board. Recently, the trustee of PM Cares Fund appointed SARC Associated as the independent auditors of the funds for 3 years. The Prime Minister's office will be its head office and 2 PMO officials will administrate the fund on an honorary basis. चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर इज द 4th एडिशन ऑफ द एशियन यूथ पारा गेम शेड्यूल टू बी हेल्ड? तो जो 4th एडिशन है एशियन पारा यूथ गेम्स का, पारा गेम्स के लिए, वो कहाँ पे शेड्यूल्ड है? बहरीन में होने वाला है ये. The Asian Paralympic Committee recently announced that the Bahrain will host the 4th edition of Asian Youth Para Games from December 1 to 10 next year. This would be the first time that Bahrain is to host a big para sport event, which will take place across several venues in Khalifa Sports City and Aisa Sports City of the country. Around 800 athletes under the age of 20 area expected to take part of events in the 9 different sports. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज एक्वायर्ड द स्वीडिश मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी Mapillary? आंसर इज फेसबुक. Keynote says technology major Facebook has recently acquired Swedish mapping technology company Mapillary as per official resources. Mapillary crowdsources the images, collects pictures contributed from smartphones and other types of cameras. It then uses computer vision technology to stick them together into a real-time 3D map. This technology is expected to support Facebook product under development like augmented reality glasses and virtual reality headsets. Next question is, what is the name of economist and founder of Center for Economic and Social Studies who recently passed away? Answer is VPR Vittal Baru. Keynote says veteran economist and retired IAS officer BPR Vittal Baru passed away recently at the age of 93 due to age-related ailments. Vittal Baru has served in several important assignments including Secretary Finance and Planning in the state of Andhra Pradesh from 1972 to 1982 and member of 10th Finance Commission. He had also been the chairman of Expenditure Commissions, Kerala. He also established the Center of the Economic and Social Studies, Hyderabad. चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं. Which Union Minister of India is to attend the Russian Victory Parade on June 24 at Moscow? Correct answer is B, Minister of Defense. Union Defense Minister of India Rajnath Singh is to attend the Russian Victory Parade on June 24 to be held at Russian capital Moscow. The Victory Parade is organized to commemorate the 75th anniversary of victory of Russia in the Second World War. Earlier, it was announced that a tri-service 75-member Indian military contingent has reached Moscow to participate in the Victory Parade along with other invited troops. नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज द टर्म ऑफ सेलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा के जो सिलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? आंसर इज 6 ईयर. देखिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी होते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लगेगा बहुत इजी है आपको, बट लोग कंफ्यूजन में 5 ईयर्स लगा देंगे, बट ये होता 6 ईयर है. ऐसे जब भी ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ईजी हो तो उसको आप ध्यान से पढ़िए,
क्योंकि ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। Rajya Sabha consists of not more than 238 members representing the state and union territories and 12 members nominated by the president. Each member is elected for a term of 6 years. 6 ईयर के लिए ये टर्म होता है इनका। इन द रिसेंट इलेक्शंस ऑफ 19 सीट्स in 10 states, BJP won 8 and Congress won 4 seats. The current strength of Rajya Sabha goes up to 224, of which BJP has 86 members and the National Democratic Alliance NDA's tallies is expected to cross 100. The Congress has 41 members while others have 27. आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट टू ऑपरेशनलाइज रेल कोचेस कन्वर्टेड इनटू आइसोलेशन यूनिट फॉर कोविड-19। तो कोविड-19 के लिए जो स्पेशलाइज्ड रेल कोचेस को कन्वर्ट किया गया है आइसोलेशन सेंटर के रूप में, वो किस राज्य द्वारा किया गया है? आंसर इज उत्तर प्रदेश द्वारा ऐसा किया गया है फर्स्ट टाइम में। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड यूजिंग रेल कोचेस एज आइसोलेशन यूनिट फॉर कोविड-19 सस्पेक्टेड पेशेंट्स। COVID coaches are deployed by the Mau Junction in Varanasi in the state of Uttar Pradesh, in a first in the country. Indian Railway is ready to offer as many as 5,231 isolation coaches to the state, and the respective zonal railways have converted the coaches as quarantine facilities. After Uttar Pradesh, Delhi, Andhra Pradesh, Telangana and Bharat have also been using rail coaches. जो भी ये रेल कोचेस है इसको कन्वर्ट किया जा रहा है आइसोलेशन सेंटर यूनिट्स के रूप में जो कोविड-19 पेशेंट्स के लिए हैं। ये यूपी ऐसा पहला राज्य जिसने ऐसा किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री ऑल्सो द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट आर्म प्रोड्यूसर इज सेट टू ज्वाइन द यूएन आर्म्स ट्रेड ट्रीटी। कौन सा ऐसा देश है जो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट आर्म प्रोड्यूसर है, मतलब हथियार का उत्पादन करता है, वो यूएन आर्म्स ट्रेड ट्रीटी को ज्वाइन करने वाला है? तो आंसर है चाइना। China recently announced that it will join the United Nations Armed Trade Treaty. China's top legislative body voted to adopt a decision on joining the treaty. Under the treaty, the member countries ought to keep record of international transfers of weapons. The members should also prohibit cross-border shipment that could be used in human rights violation. Earlier, the United States has rejected to join the treaty, which has been designed to control the flow of weapons into conflict zones. Next question is who is the head of the commission appointed to examine subcategorization of other backward classes? Answer B, G. Rohini. Who is the head of commission appointed to examine subcategorization of other backward classes? Answer है G. Rohini. The Union Cabinet has recently approved a 6-month extension to the commission appointed to examine subcategorization of other backward classes. The commission is headed by retired Delhi High Court Chief Justice G. Rohini. As per the extension, the commission will submit its reports by January 31st, 2021. The commission had been formed initially in October 2017. It was looking into the issue of communities that were not getting the benefit of observations. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इंडियन एंटरप्राइजेज हैज बीन गिवन द कॉन्ट्रैक्ट टू डेवलप a 500 MW solar park in the Republic of Mali? NTPC। तो जो NTPC है उन्होंने 500 MW सोलर पार्क माली को प्रदान करने का जो कॉन्ट्रैक्ट अभी डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो NTPC को मिला है। Republic of Mali, a country of West Africa, has awarded project management consultancy contract to NTPC for development of 500 MW solar park. The contract has been provided at an event hosted by International Solar Alliance in the Ministry of Renewable Energy, New Delhi. NTPC is a central public sector unit under the Ministry of Power. In the year 2019, IC authorized NTPC as a project management consultant. Earlier, the Republic of Togo partnered with NTPC for development of 285 MW solar park in Togo. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अ मेगा एम्प्लॉयमेंट स्कीम टू प्रोवाइड जॉब्स टू 1.25 करोड़ माइग्रेट वर्कर्स? तो आंसर है उत्तर प्रदेश। नोट्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज वर्चुअली लॉन्च्ड आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान, अ कैंपेन टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 1.25 करोड़ वर्कर इन उत्तर प्रदेश।
The campaign aims to cover migrant workers who return, the other employees in the state who lost their jobs during the coronavirus pandemic. It be undertaken as part of the Garib Kalyan Rozgar Abhiyan that was launched for 116 districts in 6 states across the countries. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ एनिमल इन स्टेगोडॉन द फॉसिल्स ऑफ विच हैज बीन रिसेंटली फाउंड इन उत्तर प्रदेश. तो फॉसिल्स अभी उत्तर प्रदेश में मिला है, वो किस प्रकार का जानवर है? तो आंसर इज एलिफेंट. द फॉसिल ऑफ स्टेगोडॉन, अ वैरायटी ऑफ elephant, was recently discovered near Saharanpur in the state of Uttar Pradesh. Stegodon is an extinct type of elephant with unique tusks and molars that was found at an early age in Asia and Africa. The fossils found claim to be 5 to 8 million year old and from the Dog Pathan formation of the Sivalik range. More researchers are to be carried out the vicinity of the place. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द टर्म ऑफ सेलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा. सॉरी, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया. आगे बढ़ते हैं. विच इज द फर्स्ट कंट्री इन यूरोप टू सक्सेसफुली कंडक्ट इट्स नेशनल इलेक्शन एमिड्स कोविड-19 पैंडेमिक. तो जो पहला यूरोप का ऐसा पहला कंट्री कौन सा है जो इस कोविड-19 जो अभी पैंडेमिक चल रहा है उसी में अपना नेशनल इलेक्शंस को ऑर्गेनाइज किया है? Answer is Serbia. Serbia is the first country in Europe to successfully conduct its national election in Europe during the coronavirus epidemic. The voting, which has been initially planned for April, was postponed because the pandemic. However, the turnout appeared lower compared to previous elections due to the fear of coronavirus. The ruling governing Conservative Party, led by President Alexander Vučić, to set the obtained a landslide victory. Next question is which agency in its global macro outlook update estimated that the India GDP growth rate would be 3.1% this year? Moody's ऐसा एजेंसी है जिन्होंने अभी इंडिया के जीडीपी को 3.1% रहने का जो प्रोडिक्शन किया है. Moody Investors Service has released the June update of its flagship global macro outlook report. It has estimated that India's GDP growth rate would be 3.1% this year. It had earlier estimated the growth to be 0.2% in April. The report also projected that India's GDP would grow at 6.9% in the fiscal year 2021 to 22, as compared to 6.2% estimated in the April updates. It has lowered its estimates for all major economics. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. टू ब्रिगेड नेम देविका एंड पुनेजा वेयर रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? यूटी. जम्मू कश्मीर में ऐसा 2 ब्रिगेड का लॉन्च किया गया जिनका नाम है देविका एंड पुनेजा. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड 2 important brigade Devika and Puneja in Jammu and Kashmir virtually. The 10-meter long Devika bridge inaugurated to Udhampur district was constructed in about 1 year time span by the Border Road Organization. The cost of construction of the bridge is rupees 75 lakhs. Another bridge named Puneja has also been inaugurated at the cost of rupees 4 crore in Doda districts. Next question देखिए. What is the name of mobile app developed by the Indian Red Cross Society to provide easy access to blood? एक नया ऐप लॉन्च किया गया है जो रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा जो इजी एक्सेस ब्लड के इजी एक्सेस को प्रोवाइड कराएगा. आंसर इज ई ब्लड सर्विसेज. यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन, who is also chairman of the Indian Red Cross Society, launched the e-blood service mobile application through a video conference. The application of Indian Red Cross Society has been developed by the e-Raktkosh team launched under the Digital Indian scheme. Through this app, up to 4 units of blood can be requested. The e-Raktkosh dashboard is used to display the requisite unit and it's also ensure assured delivery within the specific time. Next question देखते हैं. Which international organization has launched the Alliance for Poverty Eradication amid COVID-19 pandemic?
आंसर देखिए, आंसर क्या है, ई ब्लड सर्विसेज, sorry, correct answer is United Nations. The United Nations has launched the Alliance for Poverty Eradications. India has recently become a founding member of the alliance. The president of the 74th session of the Union General Assembly, Tijani Muhammad Bande, announced the alliance in an informal meeting. He will formally launch the Alliance for the Poverty Eradication on June 30, which aims to provide a platform for member states to boost global economy after the effect of COVID-19 pandemic. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which is the only Indian city to feature in the top 30 startup ecosystem list released by the startup Genome? Answer is Bangalore. Note है, Startup Genomes has released a report titled the Global Startup Ecosystem Report 2020. The report analyzes cities where early stage startup can build global success. Bangalore was the only Indian city to feature in the top 30 startup ecosystem. It is followed by Delhi in the 36th place. Bangalore was selected for high access to funding and Delhi for the volume of explainability of patent creation. The list was topped by Silicon Valley in California, followed by the London and New York in the second spot. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार scheme? Answer is Tripura. The state government of Tripura has recently launched a new scheme called Mukhyamantri Matra Pushti Upahar scheme. The scheme aims to combat infant and the maternal mortality of the malnutrition by providing nutrition kits to the pregnant and the lactating women. The government also announced that the pregnant woman would be tested 4 times in the nearly primary health centers and be given the nutrition kit after each test. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which international organization released the report titled Money Laundering and the Illegal Wildlife Trade? Answer is FATF. The Financial Action Task Force, FATF, has released its first report on money laundering and illegal wildlife trade. In the first global report, illegal wildlife trade has been described as a global threat, which also has link with other organized crimes like celebrity drug trafficking and arms trade. As per the report, the illegal trade is estimated to generate revenue of up to 23 million US dollars. It also highlighted that the legislative changes were necessary to apply the laws to illegal wildlife trade linked offenses. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ये जो 50 क्वेश्चंस थे, ये आपका जून का पूरा करंट अफेयर्स कवर कर लेंगे, ऐसा उम्मीद है. बिल्कुल कवर कर लेंगे, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए और इसका पूरा फ़ायदा उठाइए. हम आगे भी ऐसे सेशंस लेके आते रहेंगे. जो नेक्स्ट वीडियो हम अभी लेके आएंगे उसमें जनरल अवेयरनेस का जो एक्सपेक्टेड 100 क्वेश्चंस है, वो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो एक्सपेक्टेड 100 क्वेश्चंस वो लेके आएंगे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए. तो चलिए तब तक बने रहिए हमारे साथ, हमें फॉलो करते रहिए. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए. तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में. तब तक के लिए गुड बाय. जय हिंद, जय भारत.